बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक बड़ी ख़ूबसूरत मज़ेदार किस्म की ख़बर के साथ, और वो ये है कि कल पूरे कराची में बारिश हुई है और बारिश की वजह से कराची का मौसम जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। और शाम में बारिश हुई है। शामें तो वैसे ही कराची की बड़ी मशहूर हैं और बड़ी खूबसूरत शामें होती हैं। तो इस वक्त कराची का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। सारे कराची के शहरी जो हैं वो यकीनन महसूस हो रहे होंगे इस मौसम से। और बस एक नुकसान हुआ करता है अक्सर कि जब बारिश होती है तो सड़कों पे पानी इकट्ठा हो जाता है। सड़कों की हालत जो है वो ये आखिरी बारिशों के बाद से कुछ उस तरह पहले जैसी नहीं रही, मगर फिर भी जो पूरे हमारे मुल्क का हाल हुआ बारिशों की वजह से, और जो सूबा सिंध का हुआ उस हिसाब से कंपैरेटिवली कराची की हालत जो है वो बहुत बेहतर है। हम शुक्र भी अदा करते हैं। और बारिश के बाद मैं आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक और बड़ी ख़बर जो है वो शामिल करना चाहूँगा। आज के दिन से मुतल्लिक है। आज का दिन 8 नवंबर सन 2002 में एक बहुत बड़े शायर जो कि 14 दिसंबर 1931 में अमरोहा में पैदा हुए थे, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। ये एक ऐसे शायर हैं जिनको मतलब हर जनरेशन में पसंद किया जाता रहा है। मैं जॉन एलिया का जिक्र कर रहा हूँ। आइए चल के जॉन एलिया के हवाले से एक रिपोर्ट है वो देखते हैं। अमरोहा भारत की मर्दम खेज सरजमीन में 14 दिसंबर 1937 को पैदा होने वाले जॉन एलिया ने शेर व अदब की दुनिया में गैर मामूली शोहरत और इज्जत हासिल की। इल्म फनून और शेर व अदब से वाबस्ता नामवर खानदान में आंख खोलने वाले जॉन एलिया ने 9 उम्री से शेर कहने शुरू किए। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। और जल्द ही अपने मखसूस उसलूब और अपने मुनफरिद अंदाज की बदौलत अपनी जुदागाना पहचान बना ली। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद नौजवान जॉन एलिया कराची आ गए, जहां उनके बड़े भाई रईस अमरोही और सैयद तकी पहले ही शायरी, शेर व अदब, फलसफे और सहाफत में अपना मकाम बना चुके थे। जॉन एलिया ने भी जल्द ही अपने नए लहजे, बाग़ियाना तौर और गजल की जदीद तरीन नफ्सियाती उसलूब के जरिए बेपनाह मकबूलियत हासिल की। खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फे खींच। क्या कहने। जॉन एलिया की मुनफरिद, हसास और रंगारंग शख्सियत की तरह उनकी जुदागाना और नाकाबिले फरामोश शायरी कुछ जैसी पजीराई मिली वो गिनती के चंद शोरा को ही मिल सकी। जॉन एलिया के जितने मजमूए सामने आए अवाम और खवास में यकसा मकबूल हुए। वो 8 नवंबर 2002 को कराची में मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए और अपनी मौत का ऐलान अपने आखिरी शेर में कुछ यूं कर गए। जाने क्या हादसा है होने को, जी बहुत चाहता है रोने को। जी दोस्तों, जॉन एलिया के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी, और ये वाकई इस हवाले से सबसे मुनफरिद शायर हैं जिनको मतलब हर जनरेशन के लोग उसी तरह पसंद करते हैं। और ये मतलब उस जनरेशन में भी उतने ही मकबूल हैं जो मतलब 2002 में इनका इंतकाल हुआ है, और 2002 में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो भी इनको पसंद करते हैं और इनके जो मजमूए हैं, इनकी जो शायरी है उसको पसंद करते हैं। तो ये एक बड़े एजाज़ की बात है। उर्दू अदब में इनका एक बहुत अहम किरदार है और इनको तब तक याद किया जाएगा जब तक हम उर्दू के साथ जुड़े रहेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। अच्छा, वो मौजू क्या है? वो मौजू है, मतलब हम हर दफ़ा
जब कोई शो कर रहे होते हैं तो उसमें जब किसी टॉपिक को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें हमारा मसला होता है, उसको हम हाईलाइट कर रहे होते हैं। मगर आज हम किसी मसले को हाईलाइट नहीं कर रहे। आज हम एक खुशी की खबर है उस पर बात करेंगे, और वो खुशी की खबर है ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए। कराची के तकरीबन 2.5-3 करोड़ शहरियों के लिए खुशी की खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मतलब सिंध हुकूमत ने पूरे कराची में शमसी तवानाई से चलने वाली जदीद तरीन बसें जो हैं पब्लिक के लिए, वो उन्होंने मुतारिफ़ करवाई हैं। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, और मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि साथ साथ वो सारी फुटेजेस और इन खूबसूरत और जदीद बसेस की जो तस्वीर हैं वो भी साथ साथ दिखाई जाएं। मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए एक सियासी रहनुमा मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, जनाब सरदार नज़ाकत साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त किस्म की बसेस जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई गई हैं। तो ये कब का प्लान था, तो थोड़ा सा बताएं ना इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। देखें, एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि कराची में अनफॉर्चुनेटली मैं तो इस चीज़ को एडमिट करता हूं कि उस तरह से ट्रांसपोर्ट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत उस तरह से काम नहीं कर सकी थी जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन था। तो पहले आपने देखा कि जिस तरह पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का आगाज़ हुआ और वो बहुत ही कामयाबी के साथ चल रहा है, और उसके साथ साथ कल जो हमारे जो इलेक्ट्रिक बस का आगाज़ हुआ है, बहुत ही जदीद बसें 50 बसें 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए इनिशियली आई हैं और पाइपलाइन में मज़ीद हैं। इसी तरह पीपल्स बस सर्विसेज का भी जो बाकी दूसरा फ़ेज़ है वो भी इंशाल्लाह कराची में आ रहा है। मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची में उस तरह से काम नहीं कर सकी थी जिस तरह से चेयरमैन साहब का विजन था। अब यह कि कराची में इन बसों का पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस हो या इलेक्ट्रिक बस का कल जिस तरह आगाज़ हुआ है, आपने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि ये ज़ाहिर है शमसी तवानाई पे चलने वाली बसेज़ हैं। हमें करना ये है कि कराची के शहरियों से मैं आपके चैनल के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको इन बसेज़ को आप अपनी बसें समझें, इनकी सफाई सुथराई के हवाले से, और जो चीज़ें हैं, मतलब हम जिस तरह उमूमन देखा जाता है कि वहाँ पे बसों के अंदर राइटिंग हो जाती है, चिंगम वगैरह और ये पान थूकना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कराची के शहरियों से कि जिस तरह पीपल्स इंट्रा बस सर्विस सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रही है, उसको आप लोग सिंध गवर्नमेंट आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक जो बसेस चली हैं वो भी कराची के शहरियों के लिए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दूसरे फेज़ में पीपल्स बस सर्विस का दूसरा फेज़ आएगा, इलेक्ट्रिक बस सर्विस का दूसरा फेज़ आएगा, तो मैं इंशाल्लाह कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला इंशाल्लाह आइंदा 5-6 महीनों के अंदर मज़ीद हल होने जा रहा है। बिल्कुल सही सर। कराची के शहरियों के लिए जो नई बसेस मुतारिफ़ करवाई गई हैं, ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, शमसी तवानाई से चलने वाली जदीद तरीन बसेस हैं। एक रिपोर्ट भी है, आइए चल के वो देखते हैं। माहौलियाती आलूदगी के फैलाव के रोकथाम की जानिब कदम। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस अब कराची की सड़कों पर। वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर सईद गनी के हमरा बिजली से चार्ज होकर चलने वाली बसों का आजमाइशी सफर मीडिया नुमाइंदगान की मौजूदगी में किया। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और KMC डिपार्टमेंट रोड्स पे काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची खुद पर्सनली तौर पे तमाम रोडों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको वो देख रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब खुद पर्सनली इन सारी चीज़ों की देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत सिंध की तरफ से जो है ये बेहतरीन इकदाम लिए जा रहे हैं कराची की तरक्की के लिए, सिंध की तरक्की के लिए। शर्जील निज़ाम मेमन का कहना था कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बसें कराची में ही तैयार हों, जिससे लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और इंपोर्ट ड्यूटी भी बचेगी। ये बहुत महंगी बसेज हैं, इसके लिए हमारी कोशिश है कि इसके प्लांट्स पाकिस्तान में लगे ताकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है और मजीद रिड्यूस हो सके। इलेक्ट्रिक बसें कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी, जिसके लिए रिसर्च और रूट्स पर काम जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना
कहना है बस के लिए रोडों की बहाली का काम तेजी से जारी है। ये एक अच्छा इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे, बट उसके साथ साथ ये माहौल दोस्त होगा और सस्ता होगा, तो एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हुई है, टेस्ट रन स्टार्ट हुए, वो जल्दी कंप्लीट हो, उसके बाद नॉर्मल रूट्स इसके तय हो जाएं और उन रूट्स के ऊपर ये चलती हुई नजर आए। कराची की सड़कों को मियारी कर दिया जाए और ग्रीन लाइन, येलो लाइन और पीपल्स बस सर्विस के बाद इलेक्ट्रिक बसें कराची के माहौल के साथ साथ शहरियों को कम कीमत और आरामदेह जदीद सफरी सहूलत का बाइस होंगी। गुलाम मुर्तजा के साथ शहाब सलमान, कराची अब तक। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। सरदार नज़ाकत साहब, अभी जिस तरह हम इस रिपोर्ट में सुन रहे थे कि कहा जा रहा था कि हमारी कोशिश है कि इन बसेस के प्लांट्स जो हैं वो कराची में ही लगाए जाएं, क्योंकि इतनी महंगी बसेस हैं, तो यहाँ पे अगर ख़ुद इनके प्लांट्स लगाए गए तो हमें ये बसें सस्ती पड़ सकती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, मगर जो असल मसला है वो जो हमने माजी के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, ठीक है इतनी जदीद बसेस तो नहीं रही, मगर जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो कुछ दिन तो बड़ी रौनक के साथ वो सड़कों की जीनत बने हैं, मगर उसके बाद वो ईंटों पे खड़े रहे। मतलब बसेस जो है वो हमने देखी, वो उनको जंग लग गए, बर्बाद हो गई, वो कितनी कितनी बसेस थी। तो इसके लिए क्या लायामल है कि ये इसी तरह जो है ना वो बेहतर रहे और मतलब लोग जो है फ़ायदा उठाते रहें देर तक? देखिए, इसमें पूरा एक प्रोजेक्ट होता है इसका, और जितने लोग इसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं वो सारा एक डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट उसको मेंटेनेंस के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको सारे ये जितनी आपकी रिजर्वेशन है ये आम हमारी पार्टी के अंदर भी ये सारी चीज़ें और गवर्नमेंट सतह के पे भी डिस्कस होती हैं। लेकिन ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि जिस तरह पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस चली है, जिस तरह 8-9 महीने हो गए उसको चलते हुए और बड़ी अच्छी मेंटेन है, और इसी तरह डिपार्टमेंट भी उसमें अपना रोल अदा कर रहा है। और ख़ास करके मैं कराची के शहरियों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस तरह पीपल्स बस सर्विस को वो बड़ी सफाई सुथराई के साथ और अपनी बस समझ के उसको वो उस पर सफ़र कर रहे हैं। और मैं कराची के शहरियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं और वो शहर के लिए होते हैं, शहरियों के लिए होते हैं, उसको मेंटेन करना डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे ख्याल में 50% हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उसको मेंटेन करें। और आपको पता है कि ज़ाहिर है ये सारी बसेस जब चलेंगी कराची में, अल्टीमेटली कराची का ट्रैफिक का लोड कम होगा, पोल्यूशन ख़त्म होगी और लोग आपस में मिलेंगे और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ पे इंश्योर कर रहा हूँ कि जो आपकी रिजर्वेशन है उस पर सिंध गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अपनी प्लानिंग की हुई है कि हमने इनको किस तरह मेंटेन करना और मेंटेन करके आगे चलना है। जहाँ तक आपने प्लांट की बात की, तो पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट सतह पे ये चीज़ें नहीं होती, बल्कि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें सारे काम करती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत का भी ये इनिशिएटिव है कि हम लोग प्राइवेट पार्टनरशिप में ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर हों, ताकि जितनी कॉस्ट हम देते हैं उससे 50% हम इसको नीचे ला सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा नज़ाकत साहब, ये बताइए कि ये जो इतनी जदीद बसें हैं, हमारी बेचारी गरीब आवाम इसको अफोर्ड भी कर पाएगी? देखें, इनिशियली तो आप बहुत हैरान होंगे कि 10 रुपये किराया, यानी कि जहाँ से चलेगी बस, और जहाँ पे सर मैं आप आज की सारी न्यूज़पेपर देख लें और सारा मैं आपको भेज देता हूँ। लेकिन इसमें जो चीज़ें गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी दे रही है, जो चीज़ें जो गैप आएगा, जो पैसों का जो अखराजात सारे वो हुकूमत भी ज़ाहिर है उसको कर रही है सारा। लेकिन साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा कराया हुआ तो 20 रुपये होगा, 30 रुपये होगा। लेकिन कराची के शहरियों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। और हमेशा मीडिया का और आप लोगों का क्रिटिसिज्म रहा है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर के ट्रांसपोर्ट के हवाले से यहाँ कराची में कोई काम नहीं हो सका, लेकिन ये कराची के लोगों के लिए एक खुशगवार हवा का झोंका है कि कराची में एक अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलने जा रही है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने और सूबाई हुकूमत ने जिस तरह हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम किया, आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो दिल के मरीज़ हैं, और NICVD कराची हो या सखर हो या जहाँ पे भी हो, सारे पूरे पाकिस्तान से लोग आके सिंध से इलाज करवाते हैं। कैंसर के इलाज के लिए भी वो प्रोटॉन थेरेपी वो सारे। लेकिन ट्रांसपोर्ट का जो गैप था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए सूबाई हुकूमत को और CM सिंध को कि इस ट्रांसपोर्ट के इशू को इसी 5-6 महीनों के अंदर मजीद हल होने जा रहा है। सही है। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताएं कि इन इलेक्ट्रिक बसेस के जरिए कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला किस हद
तक हल हो जाएगा, और फिलहाल जो अभी जो किन किन रूट्स पे ये बसेस चल रही हैं? देखें, एक तो पहले चली हैं पीपल्स बस सर्विस जो चली है, उससे काफ़ी रिलीफ मेरे ख्याल में 20 to 25% लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत में असर आई है। और इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक बसेस कल जिसका इफ्तिताह हुआ है, इससे इंशाल्लाह कोई 25% कराची के लोगों को, 50% कराची में ये जो 2 प्रोजेक्ट आए इनकी वजह से फ़र्क पड़ेगा और कराची के लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलेगी। बाकी भी पाइपलाइन में जितने ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमारे मंसूबे हैं, इंशाल्लाह ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 80 और 90% इंशाल्लाह कराची का जो ट्रांसपोर्ट का इशू था वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। और साथ साथ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात हो रही है। सही है। और मुझे ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा, इन बसेस के ज़रिए वैसे कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको मुस्तकबिल में? देखिए, एक तो कराची की सड़कों पे जिस तरह आपको आप अगर जहाँ पे जाएंगे तो आपको ट्रैफिक चौक मिलेगा, हर जगह पे आप देखेंगे कि ट्रैफिक आप 1 घंटे का जहाँ पे ट्रैवल होगा आधे घंटे का 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। कराची का ट्रैफिक का इशू हल होगा। फिर जिस तरह की आलूदगी के हवाले से आप देखें कि कराची कभी कभी 1 नंबर पे कभी दूसरे नंबर पे आ रहा है पूरी दुनिया में, तो आलूदगी को कम करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए ज़ाहिर है उसमें एक बहुत बड़ा रोल इन बसेस का होगा कि ज़ाहिर है हम लोग बाकी सारी जितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको ग्राउंड करना पड़ेगा, उनको ज़ाहिर है जो लोग चलाना चाहते हैं उनको बेहतर करके चलाना पड़ेगा उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे फ़ायदा होगा। और आम कराची के लोगों को एक बाइज़्ज़त और अच्छी ट्रांसपोर्ट जब मिलेगी तो सबसे बड़ा फायदा तो कराची के शहरियों को। बिल्कुल सही है। और मैं आज ही एक खबर पढ़ रहा था, उसके मुताबिक पूरी दुनिया में जहां 8 अरब लोग रहते हैं, यहाँ पे हर साल 65 लाख लोगों की अमवात सिर्फ और सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ये इतना बड़ा एक मसला है शहर कराची में। फिर सड़कों के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, सड़कें हमारी जिस तरह की जदीद बसेस हैं, ये जिन ममालिक में ये बसेस चलती हैं वहाँ पे ऐसी सड़कें नहीं होती, वहाँ बड़ी साफ़ सुथरी सीधी सड़कें होती हैं। आपको नहीं लगता कि जो हमारी ये जो गाड़ियाँ हैं नई, इनकी लाइफ पे भी फ़र्क पड़ेगा इन मौजूदा सड़कों की हालत की वजह से? देखें, आप बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि कराची की जो सड़कें हैं वो इस काबिल नहीं है कि इस तरह की लग्जरी बसेस और बड़ी बेहतरीन किस्म की बसेस उनके ऊपर चलें। और ये मैं आपको बता दूं कि कराची के जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं और जितने इस बजट के अंदर जितने पैसे कराची के लिए रखे गए हैं, हालांकि सैलाब की वजह से पूरे सिंध के अंदर सारी चीज़ें रोक दी गई हैं, सारे प्रोजेक्ट रुके हैं, लेकिन कराची के हवाले से जो कराची का बिलखुसूस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है और जो फॉरेन फंडेड हमारी स्कीमें 50 अरब रुपए की कुछ स्कीमें जो कराची की सड़कों पे लगनी है, और आने वाले 3-4 महीनों में जिस तरह KMC ने बड़ा अच्छा काम किया, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, आप देखें कि मेरे ख्याल में KMC के बहुत सारी रोड अगर KMC वाले बना रहे हैं, इसी तरह KDA वाले बहुत सारी रोड्स बना रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरह चेयरमैन साहब ने CM साहब को हिदायत की है कि कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ड्रेनेज के ऊपर और कराची का जो सीवरेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और फ़हीम देखें, मैं आपको बताऊं, सिर्फ कराची की सड़कों को एक उनको बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मसला कराची के अंदर सीवरेज का आता है, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो पूरे सारी सड़कों के ऊपर पानी आ जाता है। इसमें KMC ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को कि जहाँ पे भी अब रोड बन रहे हैं साथ साथ हमारे सीवरेज के ऊपर भी काम हो रहा है। और जितनी रोड हमारी बनेंगी, जैसे मैं आपको बताऊँ कि साइड में जितनी हमारी रोड बन रही है, सेंट्रल में बन रही है, मलीर में बन रही हैं, लियारी में, हम रात को एक शादी में गए हुए थे, लियारी में इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं कि हम खुद आपस में दोस्त डिस्कस कर रहे थे कि ये इन दिनों में बनी है बारिशों के बाद। तो जितने कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है बारिशों की वजह से, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ है, लेकिन कराची में जितना हुआ, क्योंकि कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो हमारी जिम्मेदारी है बीइंग ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 3.5 साल हमारे ज़ाया हुए इमरान खान के दौर में, उन चीज़ों को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने की
ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लियारी में मेरा ख्याल है वो पीटीआई ने ही सीट्स निकाली थी शायद। सीट्स का इशू नहीं है। देखें मैं आपको बताऊं, कराची का मैंडेट तो देखें, जहाँ पे कोरंगी के अंदर जहाँ पे जितना काम पीपल्स पार्टी ने किया, कोरंगी से ना हमारा कोई एमपी है ना एमएनए, इवन के कोई काउंसलर नहीं है पीपल्स पार्टी का, लेकिन इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। ज़ाहिर है अगर आज सीएम से मुराद अली शाह सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो कोरंगी के भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो लाड़काना के भी, सखर के भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उस पर सारे शहर के अंदर चेयरमैन साहब ने इनको इंस्ट्रक्शन ये दिए हैं कि पूरे शहर के अंदर अक्रॉस दी बोर्ड किसी तासब की बुनियाद के ऊपर नहीं, किसी ज़बान की बुनियाद के ऊपर नहीं, बल्कि हर जगह काम करने की ज़रूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जितना काम हो रहा है, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ, जितनी मैं मीटिंग मैंने अटेंड की है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह कुछ अरसे में बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। और कराची के ऊपर जितना मीडिया ने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है या नेगेटिव रिपोर्टिंग की है, उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे वो ब्यूरोक्रेसी जो सारे अच्छा का रिपोर्ट देती रहती थी, उसमें जो अब मीडिया की वजह से सिंध गवर्नमेंट को, चेयरमैन साहब को एक इनपुट मिला और उसके ऊपर उन्होंने इनिशिएटिव लिया और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वो सारी स्कीमें रखी गई हैं बजट में। बिल्कुल सही। अच्छा, इनिशियली जो बस का किराया है, वो वक्फे से पहले भी हम बात कर रहे थे कि 10 रुपये जो है रखा गया, ये तारुफी कराया है या देखें तारुफी कराया है? एक महीने के बाद पता चले कि जाकिर साहब बस का किराया 800 रुपये हो गया। नहीं, 800 रुपये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी जो पीपल्स बस सर्विस चल रही है उसका भी आप किराया चेक कर लें। कुछ जगहों पे 20 रुपये है, कुछ जगहों पे 30 रुपये है, कुछ जगह 40 रुपये तक भी किराया है। लेकिन अगर किसी को 30-40 रुपये में आज के दौर में अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है और बाइज़्ज़त तरीके से एयर कंडीशन में बैठ के अगर कोई आदमी ऑफिस जाता है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई इतना महंगा नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर लोग कोऑपरेट करते हैं, किराया देते हैं, पूरी दुनिया के अंदर होता है। और पता है ये सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे में ना आवाम के लिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही रहती है। पूरी दुनिया में हमने यही मॉडल देखा है। आप देखें कि कार्ड्स होते हैं, बने हुए होते हैं, उससे पता है कि मैंने इतनी सी वॉक करनी है, यहाँ इतने बजे एग्जैक्ट गाड़ी आएगी, मैं उसमें बैठूंगा, मैं दफ्तर चला जाऊँगा, वहाँ से तो सारा कुछ उनका बड़ा कैलकुलेटेड होता है। यहाँ तो हमें ट्रैफिक की वजह से, पेट्रोल की ज़्यादती की वजह से, और मतलब या तो अपनी बाइक पे आना पड़ता है या हमें अपनी गाड़ी पे जो है ना वो ट्रैवल करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें देखें, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की जितनी इंटरनेशनल सॉवरेन गारंटीज़ थी जो इमरान खान साहब ने रोकी हुई थी, क्योंकि इमरान खान साहब सिंध गवर्नमेंट को ऑन नहीं करते थे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कभी अपनी मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया, किसी इंटरनेशनल टूर के अंदर उनको साथ लेके नहीं गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी चाइना का विजिट हुआ है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को भी वो साथ लेके गए। हमें ये एहसास हुआ सिंध गवर्नमेंट को कि हम भी इसी फेडरेशन का हिस्सा हैं, और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने सिंध गवर्नमेंट को मुश्तरका हुकूमत है तो ये फवायद तो होंगे। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह इनिशिएटिव लिए और सिंध गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने की बात की है, क्योंकि देखें फ़हीम, कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोई भी प्रोजेक्ट उस वक्त तक नहीं ला सकती जब तक फेडरल गवर्नमेंट उसकी सॉवरेन गारंटी नहीं देती। तो हमें तो सॉवरेन गारंटी तो दूर की बात है, हमारे ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट थे, वफाक ने इमरान खान की गवर्नमेंट में हमें पैसे तक नहीं दिए जो सिंध का हक था। तो फिर हम उसमें 3.5 साल इमरान खान की जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़ाया हुए, इमरान खान कोई अपना रोल अदा नहीं कर सके। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और पता नहीं क्या क्या देना था, वो तो कुछ नहीं मिला पाकिस्तान के लोगों को। इसी तरह सिंध के लोगों को कुछ नहीं मिला। अब जाके सखर हैदराबाद मोटरवे का भी इफ्तिताह हुआ है, और वो सारे जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे 2018 तक जो रुके हुए थे, उसके बाद वो सारे प्रोजेक्ट उसके ऊपर काम हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये हुकूमत चले तो अगर ये 1 साल रही तो सिंध के अंदर बहुत सारे जो रुके हुए प्रोजेक्ट थे उनको बेहतर बिल्कुल ऐसा। और सैलाब की वजह से पूरे सिंध में इस वक्त बड़ी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत भी है, और ये अच्छी बात है कि सारे जितने भी इसमें सारे इदारे ऑन बोर्ड हैं। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, सारे लोग काम कर रहे हैं और सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और कराची के आवाम के बिहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी खूबसूरत और बेहतरीन जदीद बसेस जो हैं वो आवाम के लिए आपने जो है पेश किए हैं। आवाम से दरख्वास्त है, अपने सारे बहन भाइयों से जो मतलब इन बसों पर सफ़र करेंगे, आपसे बड़ी दरख्वास्त है कि इनको अपने घर की जो आपके जीने हैं ना उनकी तरह मत बनाइएगा। यहाँ पे
पान की पीके नहीं होनी चाहिए। इसे हमने वाकई साफ रखना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम कितनी एक बेहतरीन और सफाई निस्फ ईमान है पे यकीन रखने वाली कौम है। फहीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।